आज आप सबको उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में, उसकी जो एग्जीक्यूटिव सर्विस है, उसको कहते हैं, मतलब एसडीएम से शुरू होता है, पीपीएस वगैरह होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो आईएएस भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पीसीएस भी है। अब अंतर क्या है दोनों के भीतर, उनकी शक्तियों में, उनके नीतियों में, कार्य व्यवहार में, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, तब परीक्षा को देने में थोड़ी आसानी होगी। क्योंकि हर परीक्षा का एक नेचर होता है और उसके अनुसार वो परीक्षा ली जाती है, सब कल भी मैंने बताया था जैसे। तो ये करीब 100 साल पहले से, जब 150 साल कह सकते हैं, कि जब सिविल सर्विस इंडिया में शुरू हुई तो दो तरह की सर्विसेज थी। प्रोविंशियल सर्विसेज की शुरुआत भी बहुत पुराने स्तर की हो गई थी, और जो राष्ट्रीय स्तर पे सिविल सर्विस थी उनका मुख्य काम था नीति निर्माण। वो अगर परिषद होती थी तो, या बाद में मंत्री होने लगे तो उनको सलाह भी देते थे, उनके विभाग के सचिव वगैरह भी होते थे वो लोग। पीसीएस का मूल काम होता था उन नीतियों को संचालित करना। एक तरह से सबऑर्डिनेट होते थे मूल नीति निर्माताओं के, जो केंद्रीय नीति निर्माता होते थे, प्रांतों में उनको लागू करने वाले पीसीएस होते थे। और यही स्थिति आज भी बनी हुई है। हर प्रांत में अलग अलग कैटेगरी कह सकते हैं, समयावधि है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में 20 से 27 साल जैसा जिसका रिकॉर्ड हो, उस हिसाब से पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होते हैं। यानी कम से कम 20 साल का एक बहुत बड़ा गैप पीसीएस और आईएएस के बीच में है। जब 20 साल या 27 साल आप पीसीएस रहेंगे तब जाके आईएएस में प्रमोट होंगे। पीपीएस में ये थोड़ा सा गैप कम है, इसमें 20 साल तक आम तौर पर सब लोग हो ही जाते हैं आईपीएस। यानी एक बहुत बड़ा गैप है, कह सकते हैं कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। और अधिकारियों के स्तर पे, निजी स्तर पे तो बहुत बड़ा फ़र्क दिखता है। मेरे एक मित्र थे आईएएस अधिकारी, जब वो डीएम थे, हम लोग जाते थे उनसे, उनके घर वगैरह, तो ऑफिस में भी जाते थे, तो वो सबके लिए कुर्सी रखवाते थे, लेकिन पीसीएस अधिकारियों के लिए नहीं रखवाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई, दुनिया बैठ रही है कुर्सी पर, उनको क्यों नहीं बैठने दे रहे हो? तो कहते थे कि ये मनबड़ हो जाएंगे, ये इस लायक नहीं है कि उनको कुर्सी दिया जाए। अरे हाँ? तो ये कह सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी की जो कह सकते हैं पद सोपान है, उसकी विडंबना है। वरना तो भाई छोटे से छोटे पोस्ट और बड़े से बड़े पोस्ट के बीच कम से कम इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि पद सोपान है तो इस तरह का कार्य व्यवहार भी है। खैर, जिनके पास कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं, उनके लिए तो भाई ये स्वर्ग ही है, पीसीएस भी। और आज भी ये प्रशासनिक क्षेत्रों में कम से कम एसडीएम जैसी पोस्टेज का महत्व है, उनके अधिकार भी हैं, उनका सम्मान भी है। बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिनका सम्मान थोड़ा कम हो गया है। और अब जैसे जैसे तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है, जो जिस तथाकथित ऊपरी कमाई के बारे में लोग सोचते थे पीसीएस बारे में, वो कमाई भी कम होती जा रही है।
तो लोग बहुत ज़्यादा ईगर जो बड़ी अच्छी वाली पढ़ाई जो करके लोग आते थे, वो भी पहले पीसीएस में जाना चाहते थे और वो नहीं जाना चाहते। लेकिन चूंकि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार है और वो निम्न मध्य वर्गीय, उससे भी नीचे निम्न वर्गीय, तो उसके लिए भी आज ये सपना है और आप लोग भी उस सपने में शामिल हैं। और हमें पूरी गंभीरता के साथ और पूरी रणनीति के साथ इसमें जुटना चाहिए। रणनीति बनाने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो ये प्रकृति है, जो स्वरूप है, ऐसा क्यों। मैंने पहले ही कहा कि नीति निर्माण जब करता है आदमी और किसी फाइलों में टिप्पणी करता है तो उसको कई चीज़ों में सिद्धस्त होना चाहिए, उसका रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए, कह सकते हैं वैश्विक होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए विचार का। वो हर क्षेत्र के बारे में जाने, भारत की परंपरा के बारे में जाने, वैश्विक परंपराओं के बारे में जाने, वैश्विक संस्कृतियों के बारे में जाने, उसकी इकोनॉमी के बारे में जाने, उसको विश्लेषण कर सके और स्वतंत्र रूप से टिप्पणी कर सके। ये कैनवस होता है आईएएस का। लेकिन इतने बड़े कैनवस की ज़रूरत पीसीएस में नहीं होती, क्योंकि पीसीएस का जो स्वरूप होता है वो लोकल होता है, ना कि ग्लोबल होता है। लोकल मीन्स कि मतलब जो स्थानीय स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर उसको नॉलेज हो, जरूरी नहीं कि वो ग्लोबल स्तर पे यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, तो पीसीएस के क्या मतलब। लेकिन आईएएस का मतलब हो सकता है, उससे संबंध प्रभावित होते हैं, उससे व्यापार प्रभावित होता है, उससे विदेश नीति प्रभावित होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे अर्थनीति प्रभावित होती है। लेकिन इसी प्रदेश में बैठे ब्यूरोक्रेट्स को इन चीज़ों की चिंता नहीं रहती। तो इसीलिए जो कैनवस है आईएएस का बड़ा है और पीसीएस का छोटा है, तथ्यात्मक है, बहुत विचारात्मक और विश्लेषणात्मक नहीं है। इसीलिए मैंने जो कल बताया था कि 3 चरण होते हैं आईएएस की तैयारी के, पहला बेसिक, दूसरा टेक्स्ट बुक का और तीसरा स्वतंत्र अध्ययन का। तो यहाँ तीसरे चरण की बहुत ज़रूरत नहीं है पीसीएस में, स्वतंत्र अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक बेसिक तैयारी कर लें और टेक्स्ट बुक की तैयारी कर लें यूनिवर्सिटी लेवल की। यूनिवर्सिटी लेवल की लिखावट भी पर्याप्त होगी। जैसे आईएएस में यूनिवर्सिटी लेवल की लिखावट पर्याप्त नहीं है, वैसा करेंगे अगर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा लिख के आता है, उसका मतलब कि बहुत पेज भर डाला उसने, और उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और वो भी बैलेंस लिखना है। लेकिन पीसीएस लगभग करीब है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के। अब वो कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये कोशिश हो रही है कि यूपी पीसीएस का स्तर यूपीएससी के नज़दीक पहुंच जाए। कोशिश हो रही है, इधर 5-6 सालों में उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, प्रश्नों के स्तर में भी सुधार हुआ है। अगर जांचने वालों के स्तर में भी सुधार हो रहा हो, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि विकल्प सीमित है यहाँ पर। तो अगर सुधार हो रहा होगा तो हो सकता है कि 1-2 साल में इनका स्तर यूपीएससी के आसपास पहुँच जाए। उस स्तर पे पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है उनको, उसको आसपास पहुँचाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी सुधार काफ़ी हुआ है और प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी अभी केवल एक ऐसा लेवल बचा है, इंटरव्यू लेवल, जो पुराने लेवल पे ही चल रहा है, क्विज प्रोग्राम टाइप का। और जब सारे सुधार होंगे तो वो भी सही हो जाएगा। अब संक्षेप में मैं इसके स्वरूप के बारे में बता दूं कि किन किन चरणों में परीक्षाएं ली जाती हैं यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस जिसको कहते हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास,
पीसीएस में बहुत सारे एग्ज़ाम्स और भी होते हैं, आरओ एआरओ हो गया, सब हो गया, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम होता है मुख्य, जिसको मतलब हायर सबऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, वो जो एग्ज़ाम होता है ये 3 चरणों में होता है। पहला चरण प्रीलिम्स का होता है, सेम वही चीज़ है जो आईएएस में है। दूसरा चरण मेंस का होता है, तीसरा इंटरव्यू का होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आईएएस की तरह ही। पहला पेपर समान अध्ययन का होता है और दूसरा पेपर मतलब सीसेट का होता है। पहले प्रश्न में कितने प्रश्न आते हैं सुनिए, समान अध्ययन की यूपीपीसीएस में 200 नंबर रहता है। प्रश्न कितने रहते हैं? आपने दिया होगा, 100 प्रश्न रहते हैं ना। 150 जीएस में रहता है। तो 150 प्रश्न रहते हैं, उसमें आपको 200 नंबर लाना होता है और माइनस मार्किंग भी होती है। 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं गलत होने पर, जैसा वहाँ भी होता है। सीसेट में वो स्ट्रक्चर नहीं है सीसेट में जो यूपीएससी में है। यूपी की सीसेट में कंप्रहेंशन का महत्व कम है, इसमें समान हिंदी वगैरह भी थोड़ी सी जोड़ दी जाती है, थोड़ी सी निर्णय क्षमता की चीज़ें, कुछ समान चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। कंप्रहेंशन का महत्व जैसे यूपीएससी की सीसेट में है, ऐसा यूपीपीसीएस में नहीं है। फिर भी सीसेट यहाँ भी बहुत लोगों को प्री पास होने से रोकता है, तो उसको गंभीरता से लेना है। हम लोग भी आगे गंभीरता से उसको लेंगे। मेंस में इस साल से नए सुधार हुए हैं और ये नए सुधार हैं स्केलिंग व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। अब स्केलिंग है क्या? पहले 2 चीज़ें उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी कि लाट और ललाट के अनुसार चयन होता है। प्रतियोगियों के बीच ये चर्चा होती थी कि अच्छी लाट मिल गई कॉपी की तो चयन हो जाएगा, और किस्मत अच्छी है तो चयन हो जाएगा। और ये सच भी था। आप ऐसे समझें उसको, उत्तर प्रदेश में 2 स्तर का स्केलिंग थी। पहले स्तर पे स्केलिंग विषयवार थी, दूसरी थी एग्जामिनर वाइज। जैसे मान लीजिए आप हैं अश्विनी जी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका इतिहास है। आप हैं सुधांशु जी, आपका विषय मान लीजिए भूगोल है। तो इनकी कापियाँ 10 एग्जामिनर के पास पहुँची, आपकी कापियाँ 15 एग्जामिनर के पास पहुँची, तो विषयवार भी वेरी होगा। भूगोल चूँकि एक तरह का वैज्ञानिक विषय है, जितना लिखेंगे उतना मिलेगा टाइप में। एक मैप में अगर आप सही बनाए होंगे तो जितना बनाए होंगे उतना दिया जाएगा, ना बनाए होंगे काट लिया जाएगा। तो उसकी मार्किंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है आम तौर पे औसत रूप से इतिहास से। फिजिक्स की और अच्छी हो सकती है, मैथ की और उससे अच्छी हो जाएगी। आपने पूरा किया तो पूरा नंबर मिल सकता है। तो एक तो विषयवार दिक्कत आती है, इसके लिए स्केलिंग होती थी। दूसरी एग्जामिनर वाइज भी वेरी करता है। मान लीजिए अश्विनी की कापी जो इतिहास वाली है वो ऐसे सज्जन के पास पहुंच गई जो ऑलराउंड 3rd डिविजनर थे अपनी पूरे ज़िंदगी में। वो कह दिए कि भैया मन में सोच लिए कि 35 नंबर से ऊपर तो किसी को देना ही नहीं। सबको नाप दिए, 35 से शुरुआत की और किसी का 18, किसी को 19, किसी को 22। सुधांशु जी की जो एग्जामिनर मिले उनकी भी भूगोल वाले के
थोड़े से उदारवादी मिले, उनको 89% मिल गया था। तो कहे कि दुनिया बहुत अच्छी है, खूब नंबर दो। तो उन्होंने 90 से शुरू किया और 50 सबसे नीचे आए। लेकिन इससे के दोनों के साथ अन्याय हो गया। जो दोनों के सामने पड़ा, उसके साथ अन्याय हो गया। ज़्यादा नंबर पाना भी अन्याय है सिस्टम के साथ। जो ज़्यादा पा गए उनके साथ तो बढ़िया हो गया, लेकिन सिस्टम के साथ अन्याय हो गया। और जो कम पाया तो उसको अन्याय है ही। तो इस अन्याय को रोकने के लिए 2 स्तरीय स्केलिंग थी कि उसको भी बैलेंस किया जाता था। एक फार्मूला था, इसको वेंकटेश्वरन फार्मूला कहते हैं, हालांकि फार्मूला कभी बताया नहीं गया। और इस ना बताने का बहुत उपयोग भी किया गया आयोग द्वारा। जिसे चाहते थे आयोग वाले, 40% रिजल्ट ऐसे होते थे कि आयोग जिसे चाहता था उसी को सिलेक्ट करा देता था। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन भी चला है, बहुत बड़ा आंदोलन चला। और मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी, पता चला कि जिनको 18 मिला है उनको काट के उसी में 81 कर दिया गया था, शीट में ही। और एक मिश्रा जी थे, वो 80 में जज हो गए थे, आज भी नियुक्त हैं। खुलेआम कह रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ। उसी आंदोलन के दौरान मैंने देखा अंदर से जो भ्रष्टाचार था, और हर तरह का भ्रष्टाचार अंदर था। आज तक जब से प्रीलिम्स लागू हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 5-10 सवाल गलत ना हो प्रीलिम्स में। और ये सवाल गलत करने का जो ये है वो जानबूझ के किया जा रहा है। मुझे अभी दे दें, अभी सारे पेपर बनाने को दे दें, और कोई एक भी गलती हो जाए तो बताएं। इनके 500 लोग मिलके पेपर बनाते हैं और 20 साल से गलतियां कर रहे हैं, लेकिन ये गलतियां जानबूझ के की जा रही हैं, कुछ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो यहाँ जैसे हर पीसीएस में कुछ ऐसा सिस्टम है काला जो यूपीएससी में नहीं है। कुछ तो पीसीएस बिल्कुल ही पैसे पे चलते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब का, वहाँ 90% लोग पैसे पे होते हैं। अभी एक मुख्यमंत्री भी जेल में सड़ रहे हैं, चौटाला जी, हरियाणा के। यहाँ की भी कुछ लोगों को सड़ना चाहिए था, लेकिन बचे हुए हैं। अरबों रुपया खा गए लोक सेवा आयोग के। लेकिन अब सिस्टम है, सिस्टम सही हो रहा है धीरे धीरे। दुनिया में सिस्टम सही हो रहा है, तकनीक आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, उन सब के दबाव में चीज़ें सही हो रही हैं। आप यही मान के चलें कि सब कुछ अच्छा है, हरा है, और इसी सिस्टम में हमें बेहतर करना है। तो अब जो सुधार हुए हैं वो स्केलिंग व्यवस्था की जो दिक्कतें थी उनसे बचाने के लिए और ह्यूमैनिटीज़ को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए हुए। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जाएगा कहाँ? जो करोड़ों की संख्या में बीए पास करके लोग बैठे हैं एमए पास करने, उनको विकल्प क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा तो विकल्प यही है कि कहीं आईएएस बन जाए, कहीं पीसीएस बन जाए, कहीं लेखपाल बन जाए, और कोई तकनीकी क्षेत्र में वो जा नहीं सकते हैं। और जो तकनीकी क्षेत्र में जा सकते हैं वो यहाँ भी कूद आ रहे हैं। भाई जो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, उसके पास तो विकल्प है। ह्यूमैनिटीज़ के पास तो विकल्प ही नहीं है। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके पास विकल्प नहीं है, तो उनको कुछ विशेष प्रिविलेज मिलना चाहिए कि भाई इसी क्षेत्र में आप करें, यही एक क्षेत्र है। तो हालांकि ये बहुत छोटा क्षेत्र है, करोड़ों लोग ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में हैं, वो नहीं जा सकते। करोड़ों लोग तो बन नहीं सकते हैं पीसीएस। कुछ टीचर बन जाएंगे, कोई कुछ बन जाएगा अपने क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए। क्योंकि स्केलिंग के नाम पे हजारों लोगों के सपनों के साथ बलात्कार हुआ था। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ।
मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ प्रतीक में बात करूँगा कि मेरे दो दोस्त थे, एक बाबू साहब थे और एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े गंभीर आदमी, वो जे दे रहे थे, विशेष जे की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे स्केलिंग से विवाद शुरू हुआ था, मुकदमा शुरू हुआ था आयोग के खिलाफ, उसी विवाद में कहाँ से शुरुआत हुई है मैं बता रहा हूँ, फिर स्केलिंग को आप समझ लेंगे। तो दोनों रूम पार्टनर थे, पंडित जी और बाबू साहब। बाबू साहब 24 घंटा बगैती में रहते थे, कभी यहाँ चौराहे पर खड़े, कभी वहाँ चौराहे पर खड़े, दोनों पीसीएस जे की तैयारी कर रहे थे। उस समय उर्दू का एक पेपर हुआ करता था 50 नंबर का जे में। तो पंडित जी ने क्या किया कि ट्यूशन रख दिया, एक मौलवी जी आते थे, उनको पढ़ाते थे, ये जाते थे पढ़ते थे। 6 महीना खूब मेहनत किए और बाबू साहब कोई उनको वही नहीं थे, वो अलिफ बे ते ही नहीं लिख पाते थे। मस्त थे, कहे कि 85 नंबर तो है, बाकी चीज़ में तो हम कर लेंगे टाइम में। उन्होंने जब परीक्षा आई तो बाबू साहब ने पेपर ही छोड़ दिया। पंडित जी ट्यूशन व्यूशन पढ़ के खूब मेहनत करके गए, एग्ज़ाम दिए। रिजल्ट जब आया तो जो अनुपस्थित थे उनको 50 में 18 नंबर मिला था स्केलिंग से। उपस्थित थे लेकिन स्केल्ड होके उनका नंबर हो गया था 18 और पंडित जी को मिला था 32 और उनका स्केल्ड होके 17 हो गया। वास्तविक नंबर उनका 32 था लेकिन स्केलिंग से उनका नंबर पहुंच गया 17, यानी 32 नंबर का सीधा गैप, 0 से 18 बढ़ गया है एक का स्केलिंग से, और एक का 32 से 17 हो गया। उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था, वो उनसे ज़्यादा नंबर पा गए। ऐसी हजारों लोगों के साथ हुआ था, मेरे साथ खुद तमाम हुआ। जब भी होता था कि पेपर अच्छा हुआ है तो उसमें नंबर कम आता था, जब पेपर खराब होता था नंबर ज़्यादा आता था। तो ये दिक्कतें दूर करने के लिए स्केलिंग व्यवस्था को हटाया गया और अब ऑप्शनल पेपर्स जिसमें आखिरी स्केलिंग के मतलब संभावनाएं थी उसको भी हटा दिया गया है। और इस ऑप्शनल को इसलिए भी हटाया गया कि मैथ और हिस्ट्री का कोई मैच नहीं था। भी मैथ का कोई गधा भी अगर ट्राई करेगा तो 500 में 350 पा ही जाएगा, और हिस्ट्री का जो सबसे तेज आदमी होगा उसको भी 300 लाने में मुश्किल होगी। तो ये भी बहुत बड़ा गैप था, तो ये बेहतर किया गया, हटा दिया गया और स्केलिंग व्यवस्था को भी हटा दिया गया। अब इसकी जगह पर एक ये भी लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के बाहरी लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं, हरियाणा से खासकर खूब हो रहे थे, बिहार से में तो हमेशा होते लोग आए हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ी सी निजात दिलाने के लिए, हालांकि ये भारत के संविधान में लिखा है कि कोई कहीं भी नौकरी ले सकता है। आप तमिलनाडु पीसीएस में अगर तमिल जानते हैं तो जाके भर सकते हैं, महाराष्ट्र पीसीएस में मराठी जानते हैं आके भर सकते हैं, बाकी हिंदी भारतीय राज्य में तो हिंदी जानते हैं तो भर ही सकते हैं। तो आपको संवैधानिक आधार पर नहीं रोका जा सकता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े इलाकों में है, तमाम लोग हैं, तो बाहरी लोग आके यहाँ पे बस जाएं और यहाँ के लोग थोड़े थोड़े नंबरों से चूक जाएं, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर बढ़ा दिए गए हैं मेंस में। अब कितना प्रभावी होगा तो इतिहास बताएगा, आगे वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं कि जिसको लोग कोई पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है 2-3 साल तक लीड लेते रहे, इसी 2-3 साल में ज़्यादा हो जाए उत्तर प्रदेश वाले। तो अब मेंस में 6 पेपर हो गए हैं जीएस में, 1 से लेके 6 तक पेपर है। पहले 4 पेपर
ऐसे ही है जैसे कल बताए थे मेंस में मैंने। तो पहले क्या था कि उन सारे पेपर में उत्तर प्रदेश का कुछ बढ़ा दिया जाता था, एथिक्स छोड़ के तीनों पेपर में। अब ये 2 अलग अलग पेपर में उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये 200 नंबर के पेपर हैं, 1200 नंबर का अब मेंस में जीएस होगा। 150 नंबर की जैसे सामान्य हिंदी होती थी ऐसे होती रहेगी। सामान्य हिंदी में कुछ प्रेसी आता है और एक अवतरण आता है, उसका शीर्षक वगैरह बताना होता है, उसकी अंडरलाइन जो चीज़ें रहती हैं उसकी व्याख्या करनी होती है, कुछ मुहावरे, कुछ विलोम, कुछ पर्यायवाची टाइप की चीज़ें, और 40 नंबर की ड्राफ्टिंग आती है सरकारी पत्र लेखन की, तो कुल मिला के होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरिट डिसाइड करने में इसकी बहुत भूमिका होती है। एक पेपर मेंस में, यूपी मेंस में निबंध का होता है, 150 नंबर का निबंध भी होता है और इसमें 50-50 नंबर के 3 निबंध पूछे जाते हैं, 3 अलग अलग क्षेत्रों के। कुछ साइंस टेक के पूछे जाएंगे, कुछ आपदा प्रबंधन के, कुछ कल्चर के, कुछ साहित्य के, कुल मिला के 3 क्षेत्र हैं। तीनों क्षेत्र में 3-3 हैं, कुल मिला के 9 क्षेत्र हैं। लेकिन 3 तरह के निबंध आपको लिखने होते हैं। 600 करीब 600-700 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के वो निबंध तो नहीं रहता है, मतलब 600 शब्दों में जहाँ तक मेरा मानना है कि वो एक आलेख टाइप का रहता है, क्योंकि निबंध थोड़ा सा विस्तार मांगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो निबंध है वो आलेख कम निबंध है, आलेख जैसा निबंध, और उस निबंध से अलग उसकी प्रकृति भी है। जैसे आईएएस का जो निबंध है उसमें विचारों की भूमिका है, आपके पास कितने विचार हैं, कितनी कल्पनाएं हैं, कितने आपके पास कह सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, स्वतंत्र अध्ययन कितना किए हैं, इन सब की चीज़ महत्व है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो निबंध है वो तथ्यात्मक है और वो उन्हीं चीज़ों में से लिया गया है जिनसे जीएस लिया गया। अगर आपने जीएस बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रखा है और पेपर वगैरह ठीक से पढ़ते हैं तो अलग से विचारवान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये निबंध भी डील कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आईएएस का निबंध है और आप विचारवान नहीं है, अन्य चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, तो मुश्किल हो जाएगी वो निबंध लिखने में। तो ये 1500 नंबर का मेंस अब डिज़ाइन किया गया है। आप लोग अगले सत्र से जो देंगे वो बिल्कुल नए पैटर्न पे देंगे। मेंस के 6 पेपर रहेंगे आपके मेंस में जीएस के, इसमें 2 यूपी स्पेशल के और 4 पहले जो चले आ रहे थे वो। एक सामान्य हिंदी का 150 नंबर का पेपर होगा और एक पेपर निबंध का होगा। फिर बाद में आपका इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। इंटरव्यू भी उत्तर प्रदेश में वह इंटरव्यू नहीं होता है, कल मैं इसके बारे में बात नहीं किया था कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू दरअसल उसमें लिख के आता है, पहले मैंने बताया था कि ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, ज्ञान का नहीं। मोटे अक्षरों में आपके प्रवेश पत्र में लिख दिया जाता है और व्यक्तित्व के आपके गुण तलाशने की कोशिश होती है कि आप लीडर बनने योग्य हैं कि नहीं। लीडर मीन्स नेता नहीं, मतलब विभागों के लीडर, ब्यूरोक्रेट्स, कि आप लोक सेवा कर सकते हैं कि नहीं, आप में लोक सेवक जैसे गुण हैं कि नहीं। अब ये अलग बात है कि आधे घंटे में किसी व्यक्तित्व को बताना लगभग असंभव है। मैंने कल भी कहा था, पति पत्नी जिंदगी भर साथ रहते हैं, एक दूसरे का व्यक्तित्व नहीं जान पाते हैं, वो आधे घंटे में कैसे जान लेंगे। समस्या ये है।
तो फिर भी चूँकि सिस्टम है भाई, उसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है। कई ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ केवल एक ही इंटरव्यू पे सारा कुछ निर्भर नहीं होता है, 3 इंटरव्यू होते हैं या 4 होते हैं कि उसका औसत निकाला जाता है। भाई एक बोर्ड है, मान लीजिए उसका चेयरमैन बहुत हार्ड है, तो वो बिल्कुल नाप दिया आपको। एक औसत वाला है, उसने कुछ औसत नंबर दिए, एक उदार है तो उसने ज़्यादा नंबर दिए। तो तरह तरह के आदमी हो सकते हैं ना। तो पहला तो सुधार यही होना चाहिए तरह तरह इंटरव्यू में कि जब एनडीए और सीडीएस बनने के लिए आपको 7 दिन 8 दिन दौड़ाते धुपाते हैं, तो उसमें भी 2-3 दिन में 3 इंटरव्यू ले लें और उसका औसत निकाल लें, तब जाके बेहतर हो पाएगा। अब ये कब होगा ये नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल आपके सामने जो है वही है। उत्तर प्रदेश का जो इंटरव्यू है वो 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट होता है और लगभग क्विज प्रोग्राम जैसा होता है। फटाफट सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। विचारों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कुछ जो बोर्ड हैं वो वैचारिक भी हो सकते हैं, आपके विचारधारा जानने में भी रुचि रख सकते हैं। तो यहाँ हर तरह का मामला है। शुरुआत में पता चलता है कि अखबार से ज़्यादा पूछ रहे हैं, बाद में जब अखबारी नॉलेज ख़त्म हो जाता है तो विषय पे आ जाते हैं। लंबा चलता है यहाँ का इंटरव्यू। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा इसका स्तर नीचे है, और इस स्तर नीचे होने की कई वजह हैं कि सर्विस का ही स्तर नीचे है। IAS PCS की जो बीच का गैप है वो हमने बताया कि वो गैप है, तो वही गैप IAS के इंटरव्यू और PCS के इंटरव्यू में भी है। आज भी UPSC में जो बोर्ड मेंबर बनता है उसकी एक बौद्धिक वैल्यू होती है, और यहाँ इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो राजनीतिक अप्रोच लगा के आगे आप नर्सिंग होम चला रहे हैं, कभी कोई नहीं किए हैं, और अब बोर्ड मेंबर हो जाएंगे। हालांकि वहाँ भी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ जो इस समय चेयरमैन हैं वो संघ के कार्यकर्ता ही थे, लेकिन फिर भी अभी बचा हुआ है मामला, इतनी खराब स्थितियाँ नहीं आई हैं अभी। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले तो आप सिलेबस ले लें। सिलेबस लेने से एक फ़ायदा होगा कि इसमें बहुत सारे फॉर्म भरने के नियम भरे होंगे। आप उस सर्विस के बारे में जान पाएंगे कि कहाँ हमें मेडिकल देना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ कितनी हाइट है, PPS में कितनी हाइट है, और ARTO में कितनी हाइट है, SDM की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कि मतलब हम किस में एलिजिबल हैं, किस में विशेष सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं, समाजशास्त्र किस में मांगा जा रहा है, किस में इकोनॉमिक्स मांगा जा रहा है, ये भी आप जान जाएंगे, किस में लॉ मांगा जा रहा है। तो अब ये सब क्लियर हो जाएगा आपको उससे, कि जैसे कुछ ऐसे विषय हैं वरीता फॉर्म भरने का हो गया। तो पहले तो सिलेबस देख लें, फॉर्म भरेंगे तो सिलेबस और वो मिल ही जाएगा, सारे नियम कानून। लेकिन जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसमें एक वरीयता क्रम भरा जाता है, इंटरव्यू में बाद में वरीयता क्रम मांगा जाता है। तो आप पहले से ये डिसाइड कर लें कि हमें किन किन सर्विसेज में जाना है। हमें पहले SDM बनना है, तो SDM तो सबको बनना रहता है, लेकिन अगर आप अपना मूल्यांकन ये करते हैं कि इतनी मेरिट नहीं ला पाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें भर सकते हैं जो आसानी से मिल जाए आपको। तो ये फॉर्म भरने की जो कह सकते हैं कि स्किल है, ये आपको सीनियर से सीखनी पड़ेगी बाद में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई लोग जानना चाहते थे किसी फील्ड में
चले गए किसी फील्ड में केवल फॉर्म भरने के चक्कर में। तो मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। अब यूपीपीसीएस का जो स्ट्रक्चर है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, इनमें करीब 1 साल का गैप होता है। जैसे आईएएस में तो करीब 15 से 18 महीने तक का गैप हो जाता है। जैसे आपने फॉर्म भरा और रिजल्ट निकलने तक का जो गैप है वो काफ़ी है। जैसे जनवरी में आमतौर पे आईएएस का नोटिफिकेशन आ जाता है, मई जून में प्रीलिम्स हो जाता है और सितंबर अक्टूबर में मेंस हो जाता है। रिजल्ट आते आते अप्रैल तक लग जाते हैं और अप्रैल मई में इंटरव्यू होते हैं, मई लास्ट तक रिजल्ट आ जाता है, कभी कभी जून फर्स्ट वीक तक आता है। यानी करीब 18 महीने का, 15 से 18 महीने का एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया यूपीपीसीएस में थोड़ी तेज है। हालांकि इसकी कोई प्रक्रिया कैलेंडर पालन नहीं किया जाता, कभी कभी ये प्रक्रिया 3 साल की भी हो सकती है, लेकिन अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं उसमें थोड़ी सी जल्दी हो रही है, सुधार आया है और साल भर के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। प्री और मेंस के बीच में 3-4 महीने का फ़र्क होता है। और ये फ़र्क मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप तैयारी करना आरंभ करें तो आप ये सोच के चलें कि हमें प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो आप अतिरिक्त 6 महीने या 8 महीने ऐसे रखें तैयारी में जिनमें आप प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करें। मैं इसलिए उस समय अवधि की बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत की है, सुधांशु जी, अब आप पहली जो आप तैयारी शुरू करेंगे वो चैप्टर्स की तैयारी करेंगे। न प्री की तैयारी होती है न मेंस की तैयारी होती है, तैयारी होती है चैप्टर्स की। जैसे आपने प्रागैतिहासिक काल खोल लिया है एनसीईआरटी में या किसी उसमें, तो जो प्रीलिम्स के लिहाज से चीज़ें आ रही हैं वो आप नोट कर लें एक अलग डायरी में, और मेंस के लिहाज से जो प्रश्न बन सकते हैं उसके आंसर आप किसी अन्य डायरी में नोट करते चलें, या उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसका एक संक्षिप्त नोट्स बना लें। तो एक साथ एक ही चैप्टर से प्री मेंस आपका तैयार हो जाएगा। हो सकता है किसी चैप्टर से आपको कुछ इंटरव्यू संबंधी प्रश्न भी पूछ लिया जाए, अगर विषय में घुस के कोई बात अगर करते हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले, तो तैयारी कम्पैक्ट होती है और ऐसे ही करनी चाहिए। शुरुआत आप ऐसे करें, और इसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, कि सबसे पहले आप सॉल्व पेपर्स या अनसॉल्व पेपर्स ले लें, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। आप ये देख लें, सिलेबस तो आप पहले खरीद लिए, उसके बाद उसी दिन आप सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर जो भी आपको मार्केट में मिले, जो आपके लिए बेहतर हो। मैं सॉल्व पेपर की बात करता हूँ कि जब खरीदें तो आप सॉल्व पेपर ही खरीदें, क्योंकि आपको एक सहारा रहे पहले से कि भाई इसका ये आंसर दिया गया। हालांकि वो खतरनाक भी होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि फिर आपको रेडीमेड आंसर्स की आदत लग जाती है, आप अपने आंसर नहीं तैयार कर पाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग आंसर राइटिंग पे यहाँ काम कराएंगे तो वो आदत नहीं लगेगी आपको, लेकिन एक रास्ता आपको पता रहेगा कि इस तरह का लिखना होता है। तो आपने तैयारी शुरू कर दी। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, एक तरह से मतलब आपकी स्कूली शिक्षा अच्छी नहीं हुई है, ग्रेजुएशन अच्छा नहीं हुआ है, तब भी 2 साल में आप आराम से यूपीपीसीएस हो सकते हैं, अगर 6 से 8 घंटे तक पढ़ते रहें रेगुलर।
इस बीच आप कुछ कर भी रहे हैं, MA BA तो कर ही चुके होंगे, MA BEd जो भी कर रहे होंगे या कोई और चीज़ कर रहे होंगे वो भी कर सकते हैं। उसके साथ भी आप अगर 2 साल ठीक से पढ़ें, मिनिमम 6 घंटे दें, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा तो नहीं है, लेकिन भाषाई यात्रा जरूर है। UPSC जैसी वैचारिक यात्रा नहीं है ये, लेकिन भाषा इसमें भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि PCS में भी कम से कम 1 लाख ऐसे 10 महावीर महारथी होंगे, क्योंकि इसमें उम्र ज़्यादा है। 40 साल की उम्र तो जनरल की है, और 45-48 साल तक रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं। तो इसमें बहुत बड़े बड़े महारथी रहते हैं, महारथियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें करीब 1 लाख ऐसे लोग होंगे जो बराबरी के टक्कर के होंगे, अगर 5 लाख लोग भरे होंगे, और वो कभी भी हो सकते हैं अच्छी भाषा या अच्छे तथ्यों का इस्तेमाल करके। तो आपको अभ्यास पे जोर देना है। जितना आप अभ्यासी होंगे प्रश्न लिखने के, उत्तर लिखने के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों तक आपकी पहुंच होगी प्रीलिम्स और मेंस के, उतने ही आप लोगों से लीड ले लेंगे। और यही हमें कराना है यहाँ भी, और आपको भी घर पे भी करना है। अब एक बार मैंने सोशल मीडिया पे लिखा इस बारे में, तो सबसे अधिक जो प्रश्न आए वो इस बारे में आए कि पद डिसाइड कैसे किए जाते हैं, कि किसको SDM मिलेगा, किसको डिप्टी SV मिलेगा। तो वो 2 चीज़ें होती हैं, आपने किस अनुक्रम में पद भरे हैं मेंस और इंटरव्यू के फॉर्म में, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। पता चला कि आपने SDM भरा ही नहीं, आपको SDM नहीं मिलेगा। आपने पहले डिप्टी SV भर दिया है, आप टॉप कर गए तो आपको डिप्टी SC मिलेगा। और आपने अगर उसी क्रम में भरा जिस क्रम में मेरिट आती है, मेरिट सबसे अधिक अंक पाने वाले SDM दे जाता है, जितनी पोस्ट होंगी। फिर उससे पीछे डिप्टी SP होता है, उसके आगे फिर बहुत सारी पोस्ट हैं, ARTO हैं, VPRO हैं, BSA हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट भी हैं, जैसे BSA बनने के लिए जिसे MA करना पड़ेगा। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको पाने के लिए से रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इसको लॉक करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे DPRO है, इसमें समाजशास्त्र का मसला है। तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने फॉर्म में भरा क्या है, आपकी मेरिट क्या है, ये तीनों चीज़ें पद को डिसाइड करती हैं। इनके अनुसार आपको पद मिलेगा। अब आता है मुद्दा कट ऑफ का, कि वह कौन सा बिंदु है जहाँ तक पहुँचने पे आपको सफलता मिल जाएगी। तो पहले आप प्रीलिम्स की बात करें हम आपसे, तो यूपी का जो प्रीलिम्स होता है वो जैसे बताया शून्य जी ने कि 150 प्रश्न आते हैं, 200 अंकों के होते हैं, कुछ माइनस मार्किंग भी 1/3 होती है। तो उसकी जो मेरिट है वो IAS से ज़्यादा जाती है, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर है वो ऐसा नहीं होता है जैसा UPSC में होता है कि आधे प्रश्न एलियन ग्रहों से लगते हैं कि ये तो इस ग्रह के प्रश्न ही नहीं है। ऐसा UP PCS में नहीं होता है। सारे प्रश्न आपको जाने पहचाने लगेंगे, बस समय पे आप उसको भूल जाएंगे। खतरा ये है एग्जामिनेशन के प्रेशर में, या अभ्यास कम होने की वजह से, या आपने ज़्यादा वक्त चौराहे पे गुजारा होगा, किताबों पे कम गुजारा होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन उस समय थोड़ा सा प्रेशर रहता है, इसलिए मैं उसको हमेशा राय देता हूँ कि टेस्ट सीरीज
या घर पे जो प्रश्नों का अभ्यास सबसे अच्छा का वो है विकल्प है प्रीलिम्स के लिए। पहले आप 1 साल प्रीलिम्स की तैयारी करें कायदे की, प्रीलिम्स और मेंस चैप्टर्स की, उसके बाद आप लगातार प्रश्नों का अभ्यास करें, इससे स्लिप नहीं होगा। तो कट ऑफ क्या है, मैं जैसे अनरिजर्व या जनरल जो यूपी में वो 123 से 125 के बीच में, अगर आमतौर पे 125 अगर आप मान लें कि 125 नंबर पा गए 200 में तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पेपर बहुत सरल आ गया तो हो सकता है 130 चला जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ओबीसी का 120 से लेके 125 130 तक जा सकता है, बहुत सस्ता पेपर आ गया सरल तो 130 भी हो सकता है। कभी कभी ओबीसी और अनरिजर्व लगभग इक्वल आ जाते हैं। एससी का जो मामला है वो 105 के आसपास रहता है, 103 पहले बार आया था, तो मान लीजिए 110 ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, 110 में आप सेफ रहेंगे। ट्राइब का मतलब अगर आप 95 कर देंगे तो आप सेफ हैं हमेशा। और महिला कैंडिडेट 120 के आसपास रहती हैं, बहुत सस्ता पेपर आ गया तो 125 हो जाएगा। तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है। मेंस जो 1600 नंबर का रहता है, 1600 में अगर 950 के आसपास पा गए आप तो आप जनरल हैं तो अंतिम सिलेक्शन ले लेंगे। ओबीसी में आप 900 के आसपास पा गए तो आप अंतिम सिलेक्शन ले लेंगे। एससी में आप 800 पा गए तो सिलेक्शन ले लेंगे। एसटी में 750 तक पा गए तो सिलेक्शन ले लेंगे। और महिला अगर आप हैं तो करीब 900 पा गए तो सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये मसला है कट ऑफ का। ये थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा है आईएएस से, और ज़्यादा इसलिए है कि इसका पेपर सरल आता है यूपीएससी के लिहाज से। अब ये प्रश्न बढ़ना है कि पीसीएस बनने के लिए सबसे पहले क्या करें। जो मुख्य मुद्दा है आज की क्लास का, अपने स्ट्रक्चर जान लिया, अपने लेवल जान लिया, अब पहले शुरू क्या करें। इन 20 पितामह द्रोणाचार्य सब यहाँ बैठे हुए हैं पीसीएस में, उसमें बेचारा अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में घुसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है कि कैसे आप अनुभवी लोगों के बराबर एफर्ट करके और निकालेंगे। मैं इस पे आपको एक ऐसी रणनीति देना चाहूँगा तो बिल्कुल श्योर शॉट। अब चूँकि यूपी पीसीएस है तो मैं सलाह देता हूँ कि यूपी बोर्ड भी आप पढ़ लें। यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हो सकता है यूपी बोर्ड की किताबों से भी आपको वह मिल जाए जो आपको चाहिए। नेशनल ओपन स्कूल का जो स्टडी मटेरियल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसका एनालिसिस किया तो पाया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उससे। वो भी आप कक्षा 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं और उसकी साइट पे जाके सब कुछ मिल सकता है। आप अगर आप लैपटॉप में पढ़ना चाहें या सिस्टम पे पढ़ना चाहें तो नेशनल ओपन स्कूल और इग्नू दोनों आपको मिल जाएगा साइट पे। तो ये एक बेसिक लेवल पे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अब इसके साथ आपको क्या करना है। अब जैसे एक सूचना विभाग की एक उत्तर प्रदेश आती है मोटी सी, आम जनता कम पढ़ती रही अभी तक उसको, लेकिन अब वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई।
क्योंकि यूपी के 2-2 पेपर बढ़ा दिए गए हैं मेंस में। और अब मुझे लगता है कि यूपी स्पेशल से ज़्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि इरादा ये है कि यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। तो एमपी वगैरह में तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमपी स्पेशल के, तो हो सकता है यूपी स्पेशल भी कुछ बढ़ा दिया जाए प्रीलिम्स में भी। तो आप वो मैगजीन ले लें। मैगजीन क्या है, वो पूरी बुक है और उसको पढ़ डालें। मैगजीन्स बहुत सारे प्रकाशंस की आती हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, आप उनको ले सकते हैं एक आध। तो शुरुआत जो आपको करनी है वो एक बेस बनाने के लिए आपको बोर्ड की जो किताबें हैं प्लस यूपी स्पेशल है, इससे आपका एक आधार समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। फिर सेकंड लेवल पे टेक्स्ट बुक्स हैं, इसकी सूची हम आपको अवेलेबल करा देंगे पीपीटी में भी, और वो तो हर विषय की जो 1-2 अच्छी किताबें हैं वो आपको पढ़नी है। उसके साथ कुछ आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, जैसे आप यूपीएससी पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल मैगजीन उत्तर प्रदेश के नाम पर भी निकाली जा रही हैं, कुछ प्रकाशन कुछ इंस्टीट्यूट की, उनको भी पढ़ सकते हैं आप। तो कुल मिला के आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना इसमें, लेकिन सेकंड लेवल तक पढ़ना है। टेक्स्ट बुक और बेसिक ये पढ़ना है, और साथ में कुछ एडिशनल पढ़ना है, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में और करेंट्स के बारे में। करेंट्स एक बड़ा हिस्सा हर परीक्षा का होता है, और करेंट्स के नाम पे अब बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो बिल्कुल महासागर की तरह है। आप यूट्यूब पे चले जाएं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है, हजारों लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी करेंट्स की शुरू करने वाले हैं और एक बेहतर टीम बना रहे हैं करेंट्स की, तो हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें मिल जाने की पूरी वो है उम्मीद है। बाकी जो करेंट्स के नाम पर है उसमें कोई एक प्रकाशन पकड़ के आपको रखना है और उसी प्रकाशन को आप बार बार पढ़ें, ज़्यादा इधर भटकने की नहीं है। किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसको गंभीरता से पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि करेंट्स में क्या क्या पढ़ना है, आगे जो क्लासेज हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम लोग यानी टोटल प्रिपरेशन कैसे पीसीएस के सिलेबस को डील करेंगे। जो ये दावा करता है कि हम रिवर्स करने आए हैं, अब हम दिल्ली जाने वालों को इलाहाबाद बुलाएंगे, तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे हम ये बताना चाहेंगे। पहला तो आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम आप पे लागू किया जाएगा। आपको 6 मेंटर्स अलॉट किए जाएंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन में ही, और वो 6 अलग अलग विषयों के होंगे। वो आपको रोज़ प्रश्न देंगे, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, और उसको जांचेंगे और आपकी स्थिति बताएंगे। आपको टारगेट देंगे कि ये चैप्टर पढ़ना है और उन्हीं चैप्टर्स में से वो प्रश्न निकालेंगे। तो जैसे स्कूल में होता है स्टडी सर्किल व्यवस्था, जैसे पहले थी, राउज स्टडी सर्किल थी दिल्ली में, उसमें 250-250, 300 लोग होते थे एक ज़माने में। तो बाद में स्टडी सर्किल का कॉन्सेप्ट इसलिए ख़त्म हो गया कि लोग 500 लोग 800 लोग बैठाने लगे क्लास में। वो 800 लोग को तो कोई मेंटर देख नहीं सकता है, तो ये स्टडी सर्किल की व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई और हजारों कोचिंग में 0 रिजल्ट आने लगा। तो इस व्यवस्था को हमें रिवर्स करना है और मेंटरशिप प्रोग्राम लागू करना है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए हम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लाएंगे जो लगभग सारी कोचिंग करा रही हैं। बस हमारे में उनमें अंतर ये रहेगा कि हमारे जांचने वाले अनपढ़ नहीं होंगे। होता ही है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 4 जो देश की शीर्षस्थ कोचिंग है उनको मैं लीड किया हूँ, और वहाँ जांचने के नाम पे होता क्या है, क्या बदमाशी होती है, ये मैं बताना चाहूँगा। कि एक संस्था है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, शीर्षस्थ संस्था,
उसके जो परीक्षकों के हेड थे उन्होंने कुछ 15 शब्द बना लिए, शब्दावलियाँ बना दी। एक पेपर में लिख दिया कि इन्हीं 15 शब्दों को आप लोग लिख दिया करें आंसर में, कि ठीक है लेकिन वर्तनी की त्रुटियां हैं टाइप में, बहुत शानदार लिखा है लेकिन अभी भाषागत सुधार की ज़रूरत है टाइप में, ऐसे जुमले। तो उन्होंने 15 जुमले बनाए और वो अपने परीक्षकों को दे दिए कि इन्हीं जुमलों में से कोई जुमला सेट कर दिया करो उसमें कमेंट के रूप में। भाई सेट हो गए। जब मैंने देखा तो हमने कहा तो हमने जब क्रॉस जांच की मैंने तो पाई तो सब जगह एक ही लिखा हुआ है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, और कमेंट एक जैसा लग रहा है। तो बाद में पाया कि वही जो हेड थे वही आदेश दिए थे, और इस बीच कितने हजार लोगों की काफ़ी जांच चुकी थी ये बता नहीं सकते। तो हम ये यहाँ पे इस कोशिश में हैं कि ऐसे अनुभवी लोग काफ़ी जांचें जो 2-4 मेंस दे चुके हैं, उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, वो जानते हैं कि किस बिंदु तक ले जाके बच्चे को मार्गदर्शन देना है कि उस बिंदु को पार करने पे वो क्वालिफाई हो जाए। भाई जो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, अधिकांश के साथ तो दिक्कत यही है कि वो एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं और दावा करते हैं हम उनको प्री पास करा देंगे, मेंस करा देंगे। उनको पता ही नहीं कौन सी लिमिट है जहाँ से प्री पास होता है, कहाँ से मेंस पास होता है, कैसे पास करा देंगे। तो ऐसे लोगों को अगर कापियाँ जांचने दी जा रही जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या पास नहीं किए हैं तो दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पर ये प्रयास करूँगा कि हमारे एग्जामिनर्स अच्छे हों और वही मेंटर्स हों, तभी जाकर रिजल्ट मिल पाएगा। दूसरी बात ये है, ये तो हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं, विशेष पर्सनल मेंटरशिप करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, अच्छे एग्जामिनर्स रखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट करेंगे, जो ऑफलाइन से बचेगा उसको ऑनलाइन में आपको देंगे। लेकिन आपको क्या विशेष करना है ये भी आप नोट कर लें, क्योंकि अंततः हमारा सारा एफर्ट है वो ख़राब हो जाएगा अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। तो पहला तो ये कहना है कि करेंट्स के लिए सजग रहें, और सजग तब रहेंगे जब आप सिलेबस जानेंगे, आप प्रश्न जानेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, तब जब वो पढ़ेंगे तब वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। चाहे आप अखबार पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, चाहे यूट्यूब देखेंगे, तो वही देखेंगे जो आपके लिए प्रासंगिक है, और उसमें अधिकतर चीज़ें करेंट्स की होती हैं। फिर दूसरा है कि यूपी स्पेशल की स्पेशल पढ़ाई आपको करनी है। अब यूपी स्पेशल बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, मैं बार बार इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ। यूपी स्पेशल को ये नहीं कि लास्ट दिन पढ़ लिया जाएगा टाइप में, अब उसको गंभीर होके आपको देखना है। और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जनसंख्या, नगरीकरण, व्यापार, ये सब जो कृषि यूपी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको विशेष रूप से आप पढ़ेंगे। जैसे यूपी के लिए आपको हिंदू अखबार नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अखबार पढ़ना पड़ेगा। तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा लेख होते हैं, ज़्यादा क्षेत्रों को कवर किया जाता है। अभी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ही ऐसा बचा है जिसमें अच्छा मैटर आता है। वैचारिक रूप से तो अच्छा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है एक तरह से, लेकिन चूँकि बहुत सारे मुद्दे उसमें उठाए जाते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। पहले एक ज़माने में बहुत अच्छे अखबार हुआ करते थे, हिंदी में भी नवभारत टाइम्स हुआ करता था, आज भी है, लेकिन बिल्कुल बर्बाद से ख़त्म कर दिया गया। जनसत्ता भी बहुत अच्छा अखबार था, वो भी है आज, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह गया है, बेकार हो गया है बिल्कुल। तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें यूपी के लिए।
एक डायरी लिखें जो आधे घंटे अपने मन से लिखने के लिए हो। मैं हमेशा इसको बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपनी भाषा विकसित करने के लिए डायरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग सब लोग अपने मन से चीज़ें लिखें, अखबार पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, किताबें पढ़ें, लेकिन उनको उतारें ना, अपने मन से टिप्पणियाँ लिखें डायरी में। तथ्यात्मक निबंध सीखने की लगातार प्रैक्टिस करें, रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार। अगर आप ये संकल्प कर लें कि एक निबंध हफ्ते में या 2 निबंध हफ्ते में लिखेंगे, तो आप सैकड़ों निबंध तब तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे जब तक आप परीक्षा हाल में जाएंगे। सामान्य हिंदी का नियमित अभ्यास करें, मतलब एक बार तो सामान्य हिंदी पहले पढ़ लें, उसके बाद उसके जो प्रश्नावलियाँ हैं उसका अभ्यास करें। यहाँ भी अभ्यास कराया जाएगा, क्योंकि अगर 10 बार कोई चीज़ आप लिख के गए हैं और पहली बार आप लिख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, तो इसलिए अभ्यास करें इसका। शब्द सीमा में लिखने का अभ्यास करें। अब शब्द सीमा उत्तर प्रदेश में भी लगा दी गई है। आपको कॉपी में स्पेस पहले से नियुक्त कर दिया जाता है कि 250 है तो उस हिसाब से पेज है, उसके बाद अगला प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी वाली प्रणाली अब नहीं चलेगी कि कॉपी पूरा भर देना है। और सीसैट की भूमिका को नज़रअंदाज न करें। सीसैट को हमेशा लगाते रहें, देखते रहें, क्योंकि अंत समय में प्रीलिम्स में वो धोखा न दे जाए, इसका पूरा ख्याल रखें। तो इतना करेंगे तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ वर्क करेंगे और आप प्री मेंस इंटरव्यू सारे करेंगे, और इसके लिए एडवांस में शुभकामनाएं आपको।